कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, मेडिसाइंस ट्यूटोरियल एक प्रकार का ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है जिसके माध्यम से आपके पैरामेडिकल कोर्सेज तथा पैरामेडिकल से निकलने वाली जो भी वैकेंसी है उसका प्रिपरेशन कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी एनएचएम के द्वारा निकली जो संविदा लैब टेक्नीशियन की 2900 पदों की भर्ती है उसका प्रिपरेशन करने वाले हैं। इसमें हम 50 हेमेटोलॉजी के ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं और उनका आंसर देखते हैं, साथ में उनका एनालिसिस भी करते हैं। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, Which part of the microscope enlarge the image produced by the objective lens? यानी कि माइक्रोस्कोप का वो कौन सा भाग होता है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा आपकी इमेज को क्या कर देता है, इनलार्ज कर देता है। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर हो जाएगा आपका आई पीस। अगर यहाँ पे बात करें मिरर की, डायफ्राम की या फिर कंडेंसर की, तो ये कोई भी इमेज को लार्ज नहीं करते हैं, केवल आई पीस होते हैं जिसमें लेंस लगे होते हैं और आपकी इमेज को क्या कर देते हैं, वो लार्ज कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज ड्यू टू, यानी कि जो आपका रिसॉल्विंग पावर होता है वो माइक्रोस्कोप में किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स, वो जो होता है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ही आपके जो रिसॉल्विंग पावर होते हैं उसको इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। वो नेक्स्ट हमारा व्हिच वन इज नॉट ये स्टेम सेल डिसऑर्डर, यानी कि कौन सा इसमें से स्टेम सेल डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो स्टेम सेल आपके बोन मैरो में होते हैं और उसके द्वारा जो डिजीज होते हैं या फिर डिसऑर्डर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल डिसऑर्डर कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसमें एप्लास्टिक एनीमिया ये आपका स्टेम सेल डिसऑर्डर है। ठीक है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया भी स्टेम सेल डिसऑर्डर यहाँ पे है। ठीक है, प्रॉक्सिमल नेफ्रेक्टम हेमोग्लोबिनुरिया भी आपका स्टेम सेल डिसऑर्डर। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे सी नंबर की, थैलेसीमिया मेजोर आपका स्टेम सेल डिसऑर्डर नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्ट्रेक्स यूज फॉर ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्ट लेंस अबाउट, यानी कि इसका जो इंडेक्स होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो इंडेक्स होता है 1.58 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो इस प्रकार से है कि ए माइक्रोन इज डॉट डॉट टाइम स्मॉलर देन मिलीमीटर, यानी कि जो ए माइक्रोन होते हैं वो कितना स्मॉलर देन होते हैं मिलीमीटर के। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा सी नंबर 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैडर ऑयल यूज फॉर ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस इज अबाउट, यानी कि इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है तो कैडर ऑयल का पूछ रहा है जो कि ऑयल इमर्शन के रूप में यूज होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा 1.58 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 1.58 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, माइक्रोस्कोप लेंस कैन बी क्लीन्ड विथ व्हिच सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसके लेंस को किसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है, जाइलिन है, एसीटोन है, एल्कोहल है, या फिर सी नंबर जो है बोथ ए बी। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो सी नंबर बोथ ए बी हो जाएगा। जाइलिन और एसीटोन के द्वारा हम इसके लेंस को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, व्हिच कंपोनेंट इज यूज टू मेच्योर सेल साइज इन लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि किस प्रकार के कंपोनेंट का यूज करते हैं किसी भी सेल के साइज को देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर डिश है और स्टेज माइक्रोमीटर डिश है दोनों को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, जो आपके सेल के साइज होते हैं उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 9 नंबर का क्वेश्चन है वो है, GCSF इज प्रोड्यूस बाई। हाँ फ्रेंड्स, GCSF इज किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है, लिम्फोसाइट्स, स्ट्रोमल सेल ऑफ द बोन मैरो। फ्रेंड, जो GCSF जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और साथ में आपकी जो ब्लड स्ट्रीम होता है यानी कि जो ब्लड का बहाव होता है उसमें पहुंचाते हैं GCSF। ठीक है, ग्रेनुलोसाइड कॉनिकल स्टिमुलेशन फोर्स। ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो स्ट्रोमल सेल ऑफ द बोन मैरो। ये बोन मैरो में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। उनका काम क्या होता है फ्रेंड्स, इनका जो काम होता है और जो ग्रेनुलोसाइड होते हैं उनको क्या करते हैं, ये मैच्योर करते हैं और साथ में स्टेम सेल में इनको क्या करते हैं, पहुंचाते हैं GCSF। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस साइड में है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इन व्हिच मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का कौन सा मेथड है जिसमें आपके कोई भी प्रकार के उपकरण का यूज नहीं करते हैं। तो आपको सभी को पता है, सालनी मेथड में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यूज मेथड में यूज करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में यूज करते हैं। जो आपका टॉल्किस्ट मेथड है इसमें आपका कोई भी
इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज होता है, इसमें एक पेपर के माध्यम से, ठीक है, ब्लॉट पेपर होता है, उसके माध्यम से आपको कलर को क्या कराया जाता है, मैच कराया जाता है, ठीक है। तो टालकिस्ट मेथड एक प्रकार का नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड एंड साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड ओडी फॉर एस्टिमेशन, यानी कि यह कह रहा है कि जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड है और साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड है, उसमें ओडी के लिए किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो हमारा होता है वो कलरीमीटर होता है। इसी में आप क्या कहते हैं, ट्यूब के कलर को क्या देखते हैं किस पे, 540 nm पे, ठीक है, 540 nm पे हम इसको देखते हैं, और वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, कलरीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का है, इन व्हिच मेथड ऑफ एचपी एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन मीटर इज यूज, हीमोग्लोबिनोमीटर इज यूज, यानी कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम हीमोग्लोबिनोमीटर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइली मेथड, व्यूज मेथड, हेल्डन मेथड, तीनों प्रकार के मेथड में हम क्या करते हैं, साइली मेथड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जाएगा, ठीक है। आप ये मत करिएगा कि आपका जो हीमोग्लोबिनोमीटर है वो केवल साइली में यूज होता है फ्रेंड्स, ठीक है, व्यूज मेथड में भी और हेल्डन मेथड में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऑल ऑप्शन इसमें सही जाएंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे हम 13 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा है, इन साइली मेथड, यानी कि साइली मेथड में आप हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच सोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि साइली मेथड में आपका जो ब्लड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा ब्लड है साइली मेथड में वो एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है N/10 HCl की उपस्थिति में। N/10 HCl की उपस्थिति में हमारा जो ब्लड है, ब्लड का हीमोग्लोबिन है वो एसिड हेमेटिन में बदल जाता है। यही साइली मेथड का जो है मेन प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका बी नंबर सही जाएगा, एसिड हेमेटिन, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, व्हिच हीमोग्लोबिन इन डिटेक्टेड बाई साहिली मेथड, यानी कि कौन सा हीमोग्लोबिन साहिली मेथड के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। तो आप जान लीजिए कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं किया जाएगा, सल्फो हीमोग्लोबिन नहीं किया जाएगा, मेथ हीमोग्लोबिन नहीं किया जाएगा, ओनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज डिटेक्ट बाई साहिली मेथड, ओके। यही हमारे जो साहिली मेथड की है वो डिसएडवांटेज भी है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि साहिली मेथड में हम केवल ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही देख सकते हैं, ठीक है। अब अपने 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 15 नंबर जो प्रश्न हमारा है, इन साहिली, यहाँ पे देखिएगा, इन साहिली हीमोग्लोबिनोमीटर व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एचबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स की हीमोग्लोबिनोमीटर में जो साहिली हीमोग्लोबिनोमीटर है सबसे कम मात्रा किसमें कितना हो सकता है, यानी कि कितना हम मेजर कर सकते हैं सबसे कम अमाउंट में। तो आपका 2 ग्राम पर DL यूज होगा, ठीक है, 2 ग्राम पर DL हम इसका काउंटिंग कर सकते हैं सबसे लेस साहिली मेथड में। इस बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेजर करना है साहिली मेथड हीमोग्लोबिनोमीटर में तो आप सबसे कम कितना मात्रा दे सकते हैं, 2 ग्राम पर DL दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इन साहिली मेथड आप HB एस्टिमेशन मिनिस्कस इज यूज फॉर रीडिंग HB वैल्यू साइली ट्यूब, यानी कि साइली ट्यूब जो होता है उसमें आप कहाँ से रीडिंग लेना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपर मिनिस्कस से हम क्या करेंगे, रीडिंग को लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपने 17वें नंबर की प्रश्न की बात करते हैं जो इधर है, इन व्यूज मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन इज कन्वर्ट इनटू, यानी कि व्यूज मेथड में हीमोग्लोबिन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स एसिड हेमेटिन तो साइली में होता है, साइन मेथ हीमोग्लोबिन साइन मेथ वाले में होता है, नेचुरल हेमेटिन इसमें होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो ए वाला हो जाएगा एल्काली हेमेटिन, ठीक है। एल्काली हेमेटिन क्या होता है, वो व्यूज मेथड में जो HB होता है वो आपके हीमोग्लोबिन का वो एल्काली हेमेटिन में बदल जाता है। तो ये एल्काली जो हेमेटिन है इसको अगर हम मेथड की बात करें तो एल्कालिन हेमेटिन का भी एक मेथड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इस मेथड को हम एल्कालिन हेमेटिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, व्हिच हेमेटिन कंटेन कोलाइडल सिस्टम ऑफ हेमिन एंड डीनेचुरेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे एसिड हेमेटिन हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एसिड हेमेटिन जो होता है वो कोलाइडल सिस्टम कंटेंट करता है, ठीक है, और डेन्यूरेटेड ग्लोबिन भी इसके पास होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी प्रोवाइडेड प्रोटेक्ट फ्रॉम, यानी कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी है वो किस बीमारी को प्रोटेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रोटेक्ट करता है वो आपके मलेरिया को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कौन सा बीमारी, जो आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी है वो आपके मलेरिया की बीमारी को क्या करता है, प्रोटेक्ट
करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, वो आपकी 20 नंबर का है। इन विच मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इज एस्टिमेटेड, यानी कि आपका जो कौन सा मेथड है जिसमें आपके ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का क्या होता है, एस्टिमेशन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो हो जाएगा वो साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड में आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन होता है और सभी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मेथड नहीं होता है। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन, यानी कि हमारा जो 1 ग्राम का हीमोग्लोबिन होता है वो कितना आयरन कंटेन करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर 0.34% का आपका ये आयरन कंटेन करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है द कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज नोन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका कलर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन में वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है हीमोग्लोबिन 2 भाग से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है और हीम जो होता है आपका आयरन से बना होता है और यही हीम आपका क्या होता है, एक कलर पिगमेंट होता है। तो आपका आंसर नंबर आपका सी सही जाएगा, क्या जाएगा, सी हीम जाएगा। ठीक है, चलिए अब 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉट फॉर्म इज आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी कि जो आपके हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, यानी कि हीम का भाग जो होता है और हीम में आपके जो आयरन होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स जो आयरन होते हैं अपने 2 फॉर्म में होते हैं, फेरिक एंड फेरस। तो फ्रेंड्स इसमें जो हीमोग्लोबिन में जो फॉर्म होता है वो आपका फेरस वाला फॉर्म होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सॉरी मॉलिक्यूल वेट ऑफ हीमोग्लोबिन अबाउट, यानी कि जो आपके हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है। तो आपका हो जाएगा 68,000 डाल्टन। ठीक है, 68,000 डाल्टन आपका क्या हो जाता है, ये हीमोग्लोबिन का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि थ्रोम्बोपोएटिन इज सिक्रेटेड बाय, यानी कि जो थ्रोम्बोपोएटिन है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोपोएटिन आप जान ही रखिएगा भैया, लीवर के द्वारा क्या होता है, सिक्रेट होता है। ठीक है, यह आपके प्लेटलेट बनाने में भाग लेता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से यहाँ पे 26 नंबर, इफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट फ्रीली इन प्लाज्मा देन इट कैन लीड टू, यानी कि अगर आपके हीमोग्लोबिन जो प्लाज्मा में फ्रीली घूमने लगे तो इससे क्या दिक्कत होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज सर्कुलेटिंग ब्लड ऑफ एन एडल्ट मैन इन एडल्ट, यानी कि जो आपका जो कितना हीमोग्लोबिन है जो कि आपके ब्लड में क्या करता है, स्ट्रीम करता रहता है। तो फ्रेंड्स इसका जो मात्रा हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 500 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड में हमारे सर्कुलेट करता रहता है। इन ग्रेव प्लेटलेट सिंड्रोम, यानी कि जो इन ग्रेव प्लेटलेट सिंड्रोम, यानी कि जो ग्रेव प्लेटलेट सिंड्रोम होता है वो किस स्थिति से होता है, तो इसमें अल्फा, ठीक है, अल्फा ग्रेन्यूल्स आर डिमिनिश्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 29 प्रश्न की बात करते हैं। 29 जो प्रश्न हमारा है, हाउ मेनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन सिंगल रेड सेल। ठीक है, यानी कि सिंगल रेड सेल में क्या होते हैं कि सिंगल रेड सेल में आप कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 28 मिलियंस हो जाएंगे। ठीक है, 280 मिलियंस हो जाएंगे, 28 नहीं कहेंगे, 280 मिलियन इसमें क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं सिंगल रेड सेल में। ठीक है, 280। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 30 नंबर का, और जो कि है इस प्रकार से डॉट हीमोग्लोबिन इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है अगर इसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन है तो ये किस प्रकार का हीमोग्लोबिन होगा। तो फ्रेंड्स ये आपके हीमोग्लोबिन फर्स्ट ये का होगा, यानी कि एडल्ट ए का हीमोग्लोबिन होगा 2 अल्फा 2 बीटा चेन का। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और तीसरा नंबर प्रश्न हमारा हो 31 नंबर का प्रश्न, सॉरी तीसरा नहीं 31 नंबर का प्रश्न जो हमारा है इस प्रकार से डॉट हीमोग्लोबिन है 2 अल्फा चेन एंड 2 डेल्टा चेन, वहाँ पे 2 बीटा और 2 डेल्टा था, यहाँ पे क्या है 2 अल्फा और 2 डेल्टा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एडल्ट 2 का हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका हो जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है, HB हीमोग्लोबिन A1 कहेंगे, और अगर आपका 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएगा, सॉरी 2 अल्फा और 2 डेल्टा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, A2 कहेंगे, हीमोग्लोबिन A2 कहेंगे। ठीक है, यानी कि एडल्ट सेकेंड। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास यहाँ पे अल्फा 2 हो जाएगा और अल्फा यहाँ पे सॉरी 2 अल्फा हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, HB
एफ कहेंगे, यानी कि फीटस के हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 2 अल्फा और 2 गामा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इस प्रकार से है कि which type of hemoglobin can carry as much 20 to 30% मोर ऑक्सीजन देन मेंटरलन हीमोग्लोबिन, यानी कि कौन सा ऐसा हीमोग्लोबिन है जो कि 20 से 30% अधिक ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है मेंटरलन हीमोग्लोबिन की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन एफ, यानी कि हीमोग्लोबिन फीटस वाला। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर की प्रश्न की बात करते हैं। 33 नंबर है इलेक्ट्रोफोरेटिकली व्हिच हीमोग्लोबिन स्लोवर देन SV1, यानी कि कौन सा हीमोग्लोबिन जो स्लोवर देन होता है SV1 की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो आपके हीमोग्लोबिन एफ का हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि हीमोग्लोबिन फीटस का हो जाएगा। 34 की बात करते हैं। 34 नंबर प्रश्न हमारा व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ HBE, यानी कि HBE का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर जाएगा ये वाला ए नंबर प्रश्न का आंसर चला जाएगा इसका। ठीक है, 34 प्रश्न का ए नंबर का आंसर सही जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या बात करते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न की। 35 नंबर प्रश्न हमारा है इन व्हिच टाइप ऑफ इफेक्ट हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड डिस्प्लेस द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, बाइंड करता है, और जो CO2 होता है उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है या फिर डिस्प्लेस कर देता है। तो कौन सा इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स जो इस प्रकार के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हेल्डन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्डन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोर इफेक्ट की बात करें तो बोर इफेक्ट में इसका सीधा उल्टा होता है। उसमें CO2 को क्या करता है, बाइंड करता है, और O2 को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसको कहते हैं बोर इफेक्ट। और अगर यहाँ पे उल्टा हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन को क्या करे, बाइंड करे, और CO2 को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो उसको क्या कहेंगे, हेल्डन इफेक्ट कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका बी सही जाएगा, हेल्डन इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न की। तो 36 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है इन ये नॉर्मल स्मोकर डॉट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, यानी कि जो नॉर्मल स्मोकर होते हैं उनमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो होती है 0 से 2%, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारा है स्पेसिफिक प्रोटीन विच कैरी द हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा इज नोन है, यानी कि ऐसा कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि हीमोग्लोबिन को प्लाज्मा में कैरी करता है। तो इस प्रकार के स्पेसिफिक प्रोटीन को हम लोग हेप्टोग्लोबिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। चलिए बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न की। तो 38 नंबर है इन विच कंडीशन सल्फो हीमोग्लोबिन इज फाउंड। तो फ्रेंड जो सल्फो हीमोग्लोबिन होता है वो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरोटमिक एमीन एंड सल्फर, या फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन, या फिर सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो फ्रेंड ये चारों के केसेस में होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, ऑल ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न की। तो 39 नंबर हमारा कह रहा है कि ऑक्सीडाइज हिम इज कॉल्ड, यानी कि ऑक्सीडाइज हिम जो होता है या फिर ऑक्सीकृत हिम जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको हम क्या कहते हैं, हीमेटिन कहते हैं। हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है जब टूटता है हीमेटिन में तो उसका आपको जो हिम होता है वही भाग क्या होता है, टूटता है। चलिए 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 40 नंबर हमारा डॉट डेमोन्स्ट्रेटेड बाई स्मिथ टेस्ट, यानी कि स्मिथ टेस्ट के द्वारा क्या डेमोन्स्ट्रेट होता है। तो फ्रेंड्स इसके द्वारा आपका मेथमेलोबिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। चलिए बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न की। 41 नंबर हमारा प्रश्न जो कह रहा है व्हिच हीमोग्लोबिन इज कॉन्टिन्यूसली एंड इरिवर्सिबल फॉर्म बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सर्कुलेशन ब्लड विथ ए हीमोग्लोबिन ए, यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन ए है वो क्या करता है, कंबाइन करता है ग्लूकोज के साथ, और ये होता है क्या, कॉन्टिन्यूसली और इरिवर्सिबल होता है। तो एक नया प्रकार का हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो इस प्रकार के हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उस प्रकार के हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, HbA1c कहते हैं। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इसको ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लाइकोलेटेड जो हीमोग्लोबिन हो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। ठीक है, ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन, तो ये आपका HbA1c नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न की। तो जो 42 नंबर प्रश्न है हीमोग्लोबिन इज कैटालिबिलाइज्ड इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल इज व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो कैटाबलाइज्ड हो जाता है किसमें, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में, लेकिन वो किस पार्ट में होता है। तो फ्रेंड्स ये चारों पार्ट में होता है, स्प्लीन, बोन मैरो और लीवर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही जाएगा, ऑल ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 43 नंबर का बनता है। 43 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है व्हिच पिगमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग
द आयरन फ्रॉम हिम ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ Hb मालिक्यूल, यानी कि जब हमारा Hb मालिक्यूल टूटता है तो उसमें जो हिम पार्ट होता है वो कौन सा पिगमेंट बनाता है। तो फ्रेंड्स वो जो पिगमेंट बनाता है वो आपका पोरफायरिन बनाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। तो आप फिर से बता दे रहे हैं कि जो आपका 43 नंबर का प्रश्न है, यानी कि Hb जब ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद आपका जो इनमें दो पार्ट होते हैं, हिम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, तो हिम वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सॉरी यहाँ पे। चलिए बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न की। तो 44 नंबर आपका हो जाएगा द इम्पॉर्टेंट पोरफायरिन ऑफ मैन, यानी कि कौन सा पोरफायरिन आपके मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन, यूरोपोरफायरिन, कॉर्पोपोरफायरिन, चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कि तीनों इनके लिए इंपॉर्टेंट होती। तो ऑप्शन यानी कि डी सही जाएगा। चलिए बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न की। 45 नंबर कह रहा है कि बिलरुबिन फॉर्म फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल डॉट डॉट कलर इज पिगमेंट, यानी कि हमारा जो बिलरुबिन होता है वो रेड सेल के डिस्ट्रक्शन से फॉर्म होता है। तो इस बिलरुबिन का कलर क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस बिलरुबिन का कलर जो हो जाएगा वो आपका येलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न की। 46 नंबर आपका कह रहा है प्लाज्मा प्रोटीन विच प्रिवेंट लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन इज नोन है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का लॉस होता है वो कौन से प्लाज्मा प्रोटीन के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपकी जो हीमोग्लोबिन का लॉस होता है वो रोकता है किस प्रोटीन के कारण। तो आपके जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है हेप्टोग्लोबिन, वही क्या करता है, रोकता है आपके किसको, हीमोग्लोबिन के लॉस को। ठीक है, किसमें, यूरिन में। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी हेप्टोग्लोबिन सही जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न की। तो 47 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन मेल, यानी कि एक आदमी में आपके जो आयरन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, या फिर कितना रिक्वायरमेंट होता है, आवश्यकता कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम आपको डेली रिक्वायरमेंट है आपके आयरन की। ठीक है, चलिए बात करते हैं 48 नंबर की। 48 नंबर हमारा है आयरन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड्स जो आयरन होता है हमारा वो इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। लेकिन इंटेस्टाइन में हमारे कई पार्ट होते हैं, तो वो किस पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। तो फ्रेंड्स कहीं पर देखेंगे आप तो जेजुनम दिखाई देगा और कहीं पे देखेंगे आप तो डेडुनम दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे आंसर नंबर ए सही मानते हैं, डेडुनम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट हमारा है 49 नंबर का। 49 नंबर हमारा कह रहा है व्हाट द नॉर्मल सीरम लेवल आप व्हाट इज द नॉर्मल सीरम आयरन। ठीक है, लेवल, यानी कि नॉर्मल सीरम आयरन का लेवल क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार से है। ठीक है, जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे 50 से 170 यूजी पर डीएल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 50 से 170 यूजी पर डीएल होना है। ठीक है, सीरम आयरन लेवल। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न की। तो 50 नंबर हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि व्हिच मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑन प्लेटलेट्स सरफेस एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर वन ब्रेंड फैक्टर। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर ग्लाइकोप्रोटीन वाले में। ठीक है, बी नंबर का सही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न की बात करते हैं जो 41 नंबर का है। 41 नंबर हमारा कह देता है द डॉट स्मॉलेस्ट इन सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि जो सेलुलर कंपोनेंट ब्लड का होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपका जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, प्लेटलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लेटलेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं प्लेटलेट्स जो हो जाता है वो सारों जो भी सेलुलर कंपोनेंट होते हैं उसमें सबसे छोटा प्लेटलेट होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको हम बता दें कि हमारे जो UPNHM को लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली उसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डेली कुछ MCQ लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और साथ में बता दें अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके वहाँ पे जुड़ जाइए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे क्वेश्चन के जो पोल लगाए जाते हैं उस पोल से आपके एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी है लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप कमेंट करिए। और अगर आप यहाँ पे
कोर्स कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जो लेक्चर आते हैं उन लेक्चर को भी पढ़ा कीजिए, ठीक है। इससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।